नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंदर कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। पता है सर, दिक्कत क्या होगी है? दिक्कत ये होगी, छुट्टी नहीं कर सकते अब। छुट्टी करते हैं, बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आ जाते हैं कि कहाँ हो कहाँ हो। अब क्या बताएं कहाँ हैं। अच्छा है, अगर हमारे दर्शक ही चाहते हैं कि हम रोज़ उनके सामने आए तो रोज़ आएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है? और दिक्कत ये है कि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि छुट्टी से ना एक टेम्पो ख़त्म हो जाता है। आप 2-3 दिन काम ना करो तो फिर मन नहीं करता, उसी स्टेज में आ जाता है। लेकिन कई बार ज्वलंत चीज़ें होती हैं तो दर्शक हमारे या इच्छा रखते हैं कि उनको बारे में चर्चा हो। कल 1 नवंबर था तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इच्छा रही होगी कि हरियाणा के भविष्य के बारे में बात करेंगे। अच्छी बात है। क्या भविष्य है हरियाणा का? बहुत उज्जवल है, सब अच्छा है। अप डाउन चलते रहते हैं जीवन में, और मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ कि आप देखिए 200 साल जब अंग्रेज यहाँ था, कुछ लोग सोचते थे कि अंग्रेज कभी तो जाएगा, और गया भी। इस बीच में पूरी की पूरी पीढ़ियाँ गुलामी के दौर में रही होंगी, लेकिन उन्हें संतोष रहता है कि हमें नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी का लाभ मिलेगा। तो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, दुनिया अपनी गति से चलती रहती है। भविष्य हमेशा ही उज्जवल रहता है। कल से बेहतर आपका आज है, आज से बेहतर आपका आने वाला कल होगा। इसी उम्मीद के साथ आदमी को जीना चाहिए। अभी दिक्कत क्या है सोसाइटी में, जो आदमी जिम्मेदारी के पद पे बैठा हुआ है उससे उम्मीद भी जिम्मेदारियों की ही की जाती है। और आपने कल सुना होगा कि हमारे प्यारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सुरजेवाला को सरकारी डूम कह दिया। अब टेक्निकली देखा जाए तो सरकारी डूम वो होता है जो सरकार का गुणगान करे, जो सरकार की आलोचनाएं करे, वो कैसा सरकारी डूम। तो ये जो टैग है मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है सुरजेवाला जी को, मुझे लगता है ये ठीक नहीं दी गया, अति उत्साह में दे दिया उनका। देखिए, दूसरी बार शपथ ली थी नायब सिंह सैनी ने। पहली बार उनको ऐसा लग रहा था कि बंद तो गया हूँ हालात के चलते, और दूसरी बार शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा, अगर सरकार आ जाएगी तब भी नहीं मिलेगा। अब मिला तो अब वो पूरे फॉर्म में है, और फॉर्म उनकी ये है कि वो उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई समस्या है। वो ये नहीं जानते कि एक मुख्यमंत्री की गरिमा क्या होती, किस तरह से बात करनी। जो वीडियो हमने भी देखी है, आपने तो देखी है, उसमें वो हाँ भरवाते हैं अपने साथ वाले लोगों से। मतलब वो एक मुख्यमंत्री का कद नहीं है उस तरह से भाषण देने का। और हाँ भरवाएंगे, फिर हंसेंगे, है ना। हाँ। और खिल्ली उड़ाएंगे विपक्षियों की, उपहास करेंगे, और साथ में लोग चूँकि सत्ता के साथ तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं तो और भी मज़ा आने लगता है उसमें। तो एक मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा की जाती है जिस तरह के व्यवहार की, उस पर वो अभी खरा नहीं उतर रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि इनसे पहले जो थे इनके पूर्ववर्ती, वो हमेशा एक गुस्से में रहते थे, आक्रोश में रहते थे। हंसना वो शायद जानते ही नहीं थे। वो हंसना नहीं जानते थे, ये गंभीर होना नहीं जानते, ये रुकते ही नहीं है। तो सार्वजनिक गुरु जीवन बोलता में नहीं था, चेला चुप नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, तो कहते हैं ना, मनमोहन सिंह मौन सिंह थे, वो बोलते नहीं थे, और मोदी जी चुप ही नहीं होते। तो बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। अब देखिए, आप जितने मुख्यमंत्री हुए हरियाणा के, अगर मैं बात करूं, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बहुत हास्य था उनके व्यक्तित्व में, और बहुत बदजुबान थे, कुछ भी कह देते थे। चौधरी बंसीलाल के लिए तो ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, कोई हद ही नहीं उन चीज़ों की। और नेताओं के साथ भी इसी तरह की बात करते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था वो। और ऐसा नहीं थे कि अनपढ़ थे। बनारस से उन्होंने एमए किया था आज़ादी से पहले। एक पढ़ा लिखा संस्कारी ब्राह्मण, और वो जब राजनीति में आता तो उसकी भाषा ही बड़ी अजीबोगरीब थी, और वो भाषा उनको बहुत महंगी भी पड़ी। एक उन्होंने बयान दे दिया था बड़ा विवादास्पद, और उसका नतीजा भुगतना पड़ा। सब जानते हैं क्या बयान था।
राव वीरेंद्र सिंह आए, ये तो भगवदयाल तो 4-1 महीने रहे। राव वीरेंद्र सिंह रहे तो वो थोड़े गंभीर किस्म के आदमी थे, इस तरह की बातें करते नहीं थे, बहुत ही सभ्य भाषण हाँ। देते अब थे। चौधरी बंसीलाल थे तो उनके जीवन में हास्य तो बहुत था, बहुत हंस मिजाज थे, वो चुटकुले खुश रहते सुनाते थे, थे। चुटकुले सुनाते थे, और लेकिन मंच पे बहुत गंभीर रहते थे और अपने काम के प्रति बहुत गंभीर लेकिन थे। चौधरी बंसीलाल जी की एक विशेषता, मैंने उनके पुराने स्पीचेस काफ़ी सुने हैं, वो अगर विपक्ष की आलोचना भी करते थे तो वो उन्होंने सम्मान कभी नहीं, मतलब असम्मानजनक बातें उन्होंने नहीं की। वो व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे। उनके बाद में चौधरी भजनलाल आए, उनका अपना एक स्टाइल था और वो बोल देते थे कई बार। ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए भी बड़ा उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी का जैसा स्वभाव, उसके विपरीत उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दी। चौधरी देवीलाल तो सब जानते हैं, उनको जन जन जानता, उनके जो स्टाइल था उनका बात करने का, लेकिन वो भी इस तरह के हमले नहीं करते थे कभी भी। ये राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम था। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, तो इस तरह का माहौल था नहीं जैसा नायब सिंह ने पैदा कर दिया। अच्छा, आदमी का स्वभाव है कि वो अपने पूर्ववर्तियों से उनकी तुलना करता है कि पहले वाले ऐसे थे, अब वाले ऐसे हैं, तो उस मानक पे, उस पैमाने पे नायब सिंह लोगों को निराश कर रहे हैं। हंसना हंसना चलता रहता है, लेकिन एक लिमिट है हर चीज़ की। आप गंभीर बातें कीजिए, कुछ डिलीवर कीजिए। अब जाके वो खड़े हो गए वहाँ माथुराम के यहाँ जलेबी तलने लगे और पूरी फौज जो है वो लगी कि साहब देखिए फैक्ट्री की जलेबी नहीं चलती, यहाँ तो ये वाली चलती है, वो वाली चलती। तो कई बार हैरत होती है, शर्म आती है कि किस स्तर पर आप बातें कर रहे हो। अब क्या वहाँ जाके जलेबी तलने की ज़रूरत थी। देखिए आम तौर पे नायब सिंह जिस समुदाय से आते हैं, रोहतक में तो ख़ास तौर से, वो उनके डीएनए में आई है। हलवाई का काम करते हैं अधिकांश लोग। हाँ, रोहतक में तो रोहतक की मशहूर किसी भी आप उससे ले ले तो सैनी मिलेगा हलवाई। हाँ, तो ये कल से मैं कई लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा परंपरागत काम हम करते ही रहें, तो उसमें तो महाराज हासिल होगी। अब राहुल गांधी से अगर वो ये तुलना करें तो राहुल गांधी ने तो शायद ये काम कभी किया नहीं होगा। और जलेबी जितने हम लोग खाते हैं यहाँ, आप देखो दक्षिण भारत में शायद मिलेगी भी नहीं, और राहुल गांधी तो शायद ही कभी खाते हों। और जिस जलेबे की बात हो रही है उसका तो आकार इतना बड़ा, वो दिल्ली में भी नहीं मिलता होगा। बट ये इस तरह की ये नौटंकी करना और ये चीज़ें करना, ये तब और भी ज़्यादा अर्थ खो देती हैं जब प्रदेश के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। आप 58 साल का हरियाणा हो चुका है, आपको एक विजन डॉक्यूमेंट देना चाहिए था, या आप ये घोषणा करते कि अगले 100 दिनों में हम आने वाले जो 2047 का है, जो मोदी जी सोच रहे हैं, उसमें हम हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अपनी पूरी थिंक टैंक को साथ में लगाते, एक लेआउट सामने आता, लोगों के सामने रखते उस दस्तावेज को कि भाई ये कितना सही है, इसमें क्या होना चाहिए। तो बजाय इसके वही दोयम दर्जे की बातें करना, हंसी ठट्ठे मारना, ये ठीक है, इससे उनके कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं। आंकड़ों में मैनिपुलेशन बहुत करते हैं ये। अब आजकल ये नया ट्रेंड, अखबार भी मतलब इनके पीआरशिप का हिस्सा हो गए हैं। अखबार ही एक्सल में सरकारी डूम हो गए हैं। वो ये तो बताते हैं कि रोजगार के मामले में हम पंजाब से आगे हैं, वो ये नहीं बताते कि हम रोजगार के मामले में किस राज्य से पीछे हैं। वो ये तो बता देते हैं डंकी रूट में हम पंजाब हमारे से आगे है। वो ये नहीं बताते कि डंकी रूट से गुजराती सबसे ज़्यादा जाते हैं। देखिए ये नया तरीका है जो भाजपा ने जो एक नई शैली विकसित की है। मैंने कल कहीं लिखा था नायब सिंह के बारे में कि उनको थोड़ा गंभीर होना चाहिए। तो एक भाजपाई कह रहे हैं उसी पे कि तब आप नहीं बोले जब किसी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी वहाँ। यानी कि वो ये तो मानते हैं कि नायब सिंह सैनी ने जो किया वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना, लेकिन शिकायत हमसे है कि तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया था, मिमिक्री का। तो ये जो होड़ बन गई है ना सारी चीज़ में कि हम इसलिए ठीक हैं कि हमसे पहले वालों ने ये सारी चीज़ें की हैं, इसलिए आप हमें मत टोको, हम इससे भी आगे जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का धर्मेंद्र जी कि इन्होंने दलगत लड़ाई बना ली है। ऐसा लग रहा है कि देश भाजपा और कांग्रेस का है या कहीं प्रदेशों में रीजनल ताकतों का है। इस पूरी राजनीति में से आम आदमी या लोक जिसे कहते हैं वो गायब हो गया है। राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने सरकारी डूम कहा, रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दे दिया, उन्होंने उनको एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कहा है ना।
तो इसी में ये लोग बड़े शातिर हैं, सबको पता है। ऐसी लोगों का मनोरंजन होता रहेगा, इनको इन्वॉल्व रखेंगे इन नायब चीज़ों सैनी में। जी एक मामले में सुखी आदमी है जी। हाँ, देखो आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था तो जो विपक्ष था वो बहुत कमजोर था उनके सामने, तो वो आराम से 10 साल निकाल गए। मनोहर लाल जी का जब राज था तो विपक्ष तो कमजोर था, लेकिन चुनौतियां बहुत आई उनके राज्य में, बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण कार्यकाल रहे उनका रहा। नायब सैनी जी ऐसे समय में आए हैं जब उनके सामने चुनौतियां नहीं नजर आती हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने व्यवहार और कार्यकाल में थोड़ी सीरियसनेस नहीं लेके आएंगे, और एक्चुअली क्या है, पद पे रहते हुए ज़्यादा बोलना भी खतरनाक है सर। वो प्रकाश सिंह बादल जो कहा करते थे ना कि थोड़ा कम बोला करो, वो उसमें गूढ़ बातें हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आदमी बोलता है तो वो अगर किसी पद पे बैठा हो तो वो गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा होती हैं उसके तो पास। कुछ चुनौतियां तो नायब सिंह के सामने बहुत हैं। अब वो अगर नहीं जानते उनके बारे में, या उनके पास कोई विज़न नहीं है उनसे निपटने का, तो वो अलग बात है। चुनौतियां तो भरपूर हैं, और कुछ उन्होंने भी जब घोषणा पत्र जारी किया था महसूस किया होगा कि चुनौतियां हैं। रहा विपक्ष का सवाल, तो विपक्ष संख्या की दृष्टि से अच्छा खासा है, कोई कम नहीं है, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कहेगा। तो एक जो यहाँ रिवायत चल पड़ी है कि हनीमून पीरियड है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आप सरकार को टाइम दे रहे हैं गलतियाँ करने का और आप बोल नहीं रहे। तो ये पीरियड ना, हनीमून पीरियड जैसी ये बाहियात चीज़ नहीं, उन्होंने को, कहा था 8 तारीख को कि हम 8 को रिजल्ट आ जाएगा और धान के 3100 रुपये रेट देंगे, कहा था उन्होंने। डीएपी के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, सच है ये तो, लेकिन मुख्यमंत्री को ये तो नहीं दिखती ये बातें। तो मुख्यमंत्री को नहीं दिखती। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि देखिए, जितना वेतन सत्ता पक्ष के विधायक को मिलता है उतना ही विपक्ष के विधायक को मिलता है। हाँ, तो उसका काम है अपोजिशन की बातें। अगर ये जो 37 विधायक हैं कांग्रेस के, इस समय धरातल पर जाएं और काम करें, मेहनत करें, वो तो कर नहीं रहे, वो तो कहीं और हाजिरी लगती है उनकी। तो जब ये काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे और सत्ता पक्ष के सामने नहीं बताएंगे उनको जाके कि ये हो रहा है, ये परेशानियां हैं, तो फिर दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए। ये जो बहाना लोकतंत्र में चलता है जी, हम तो सत्ता में नहीं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और आप देखना जब 5 साल ख़त्म होंगे तो सरकार का मुखिया ये कहेगा कि हमें बताते तो हम करते। तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, और उसको मीडिया के माध्यम से लाओ कि कोई विधायक मुख्यमंत्री से मिला और उसने अपने क्षेत्र की इन समस्याओं के बारे में बात की, और उसको फिर फॉलोअप करे कि क्या रिजल्ट निकल रहा है उस चीज़ का। तो जनता के सामने तो कम से कम सारी चीज़ें रहेंगी। जनता अपने विधायक से इतनी ही अपेक्षाएं करती है। हाँ, ये छोटे मोटे जो आपके निजी स्तर के काम होते हैं वो शायद नहीं करा पाएंगे, तो वो ज़्यादा महत्व भी नहीं रखता। कल मैं भिवानी गया हुआ था सर, सेक्टर 23 में। कितने गंदे रोड हैं वहाँ के, मतलब सेक्टर के रोड हैं, बहुत इतने गंदे रोड हैं, और वहाँ पे जो विधायक हैं चौथी बार बने हैं अभी। तो मैंने वहाँ से स्थानीय जो लोग थे उनसे कहा आपके रोड इतने ख़राब क्यों हैं? बोले जी हम ही जिम्मेदार हैं, इसके कोई और जिम्मेदार नहीं है। हम जिस विधायक को यहाँ पे से चुन के भेजते हैं, हम उनसे ये उम्मीद भी नहीं करते कि वो हमारी ज़िंदगी की समस्याएं सुलझाएंगे। तो देखो लोगों ने भी मतलब किस स्तर पे आके मान लिया है कि अब हमारा कुछ नहीं होना। ये गलत स्थिति है। ऐसी सोच अगर पैदा हो गई तो बहुत ख़तरनाक भी है। लेकिन मैं एक बड़ी बात ये बता रहा हूँ आपको कि ये सरकार जो पिछले 10 साल से है, इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। तो अगर विधायक निकम्मे और नालायक हैं, फिर भी विकास तो होना चाहिए इस कैटेगरी में, तो सबका साथ होगा। तो वहाँ चूँकि वो भेदभाव तो करते नहीं, भेदभाव तो पहली सरकारों ने किया, ज़रूरत का डेवलपमेंट हो गया तो और जगह। तो अब यहाँ तो ये तो कहते हैं कि हमारा जो बजटीय आवंटन है वो सब क्षेत्रों में बराबर है, कहाँ जाता है एक जगह से काम करते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे, जैसे खट्टर साहब ने किया था कि हर क्षेत्र का बराबर विकास किया, तो नायब सिंह भी उसी राह पे चलेंगे। तो अपनी घोषित नीति जो है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत विधायक तो इन्होंने बिठा दिए एक जगह। विधायक की जरूरत क्या है भाई? अगर हर क्षेत्र में एक सही विकास होगा तो विधायक की क्या आवश्यकता, तो होगा ही। वो तो
कर लेंगे सारे। यहाँ प्राथमिकता तो है नहीं कि यहाँ विकास ज़्यादा चाहिए, यहाँ कम चाहिए। तो विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, विपक्ष वाले को तो बिल्कुल अपने चैन की बंसी बजानी चाहिए कि जब सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा। तो ये जो घोषित नीति है और जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, प्रधानमंत्री तक भी करते हैं, उसके तहत आप देखना ये बड़ा गंभीर विषय है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बेकार घोषित कर दिए हैं कि उनका कोई काम ही नहीं रहा, वो करेंगे क्या। बस देख रहा हूँ रोहतक के जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो बार बार ये कह रहे थे कूड़ा उठवाया, कूड़ा उठवाया, कूड़ा उठवाया। अभी ये काम विधायक का है, ये निगम का है। अब कूड़ा उठाने वाला जो ठेका है ना सर, उसमें काम विधायक का है। मैं कह रहा हूँ आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, नगर निगम अपना काम करे, विधानसभा अपना काम करे और सारे अपना अपना काम करें, तभी जाकर रिजल्ट आएगा। अगर निगम के काम पे भी वहाँ का जो लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर है वो नज़र रखेगा, मुख्यमंत्री रखेगा या सांसद भी उसी काम पर लगा रहेगा, तो एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सबको ऐसा माहौल बनाए, मुख्यमंत्री जी अगर कभी गलती से सुन लें इस बात को, कि जो भी लोग हैं जहाँ जिस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं वो काम करें। निगम के चेयरमैन जो मेयर थे यहाँ, वो कहते थे कि मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। 5 साल ये कहते रहे वो। अब फिर से निगम के चुनाव होंगे, फिर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसके हाथ में कुछ नहीं होगा। होना उसके हाथ में चाहिए, होता किसी और के हाथ में है। इसी समस्या का निवारण कर लो। ठीक बात है। हाँ, मेयर के ऊपर मंत्री बैठा, वो कर नहीं देता, और मेयर इतना डरपोक है कि उसको कोई जेई भी डांट देता है। तो जो आपने चुना, सीधे चुनाव किया है, हाथ में ही कुछ नहीं बेचारा, कहते रहे। और वो कहता जी मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर नायब सिंह यही थोड़े से क्रांतिकारी काम कर लें जिसमें पैसे की भी जरूरत नहीं है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर लें, तो तब भी उनको इतिहास में जगह मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने कहीं गलती से हमारी ये बात सुन ली। जब हमने उसमें कहा था कि उनको इतिहास रचना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये चैनल ना कभी मेरे पास सामने नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ इतिहास रचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी और किस्म का इतिहास रचूंगा। वो चुटकुलों से बाहर नहीं आ पा रही। देखो कब तक चलेंगे। चुटकुले मैं ही सुना दूंगा उनसे ज्यादा। और एक नई चीज और भी हो गई हरियाणा में, आपको पता है? आप और हम चुनते हैं विधायक, सांसद, और गांव में आपने देखा है सरपंच पति, सरपंच ससुर, सरपंच प्रतिनिधि। पहली बार हरियाणा में भी एक प्रयोग हुआ है, करनाल में सांसद प्रतिनिधि भी बनाए गए हैं। अच्छा। हाँ, सांसद प्रतिनिधि, करनाल के सांसद ने अपना एक सांसद प्रतिनिधि बना लिया है, जो काम हो तो उसके पास चले जाओ। तो वो तो सांसद तो खट्टर साहब वहाँ से। हाँ जी। अच्छा, और पत्नी उनके है नहीं तो थोड़ा सा आसानी रहती। हाँ, उन्होंने कविंदर राणा है वहाँ पे, उनको अपना सांसद प्रतिनिधि के तौर पे नियुक्त किया है। हाँ, ये कई प्रांतों में है व्यवस्था कि सांसद का प्रतिनिधि, हरियाणा में पहली बार हुआ है, बना देते हैं। तो देखो कितना प्रभावी होता है वो। क्योंकि खट्टर साहब तो बहुत बिजी है ना, इतने बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि वो दिल्ली हैं जरूर, उनका शरीर दिल्ली में, उनका आत्मा उनकी यहीं पड़ी रहती है, कबीर कुटी में। और बहुत बेचैन बताए जा रहे हैं वो आने के लिए, उनसे शिष्य भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जो छोड़े गए उनके मार्गदर्शन के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पता नहीं कितना सच है। उनसे अपेक्षा की जा रही है कि आप इनको थोड़ा सा, नायब सिंह को, इनसे गलतियां कराते रहो, जैसे वही डिसीजन आपका हुआ था जो खट्टर साहब का बदल दिया था 2018 वाला, है ना। तो ऐसा कुछ क्षेत्रों में ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि खट्टर साहब, जिनका की आत्मा और मन सब यहीं पड़ा है कबीर कुटी में, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चेला जो है पूरी स्टेट को चला रहा है। इसमें बड़ा आनंद है। चीफ मिनिस्टर होना हरियाणा का बड़ी बात है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का वो वक्तव्य आपने सुना होगा, उन्होंने, किसी ने उनसे कहा कि आप उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे भारत के, और हरियाणा का सीएम ना बन के, बोला पागल हो रहा है हरियाणा का सीएम, अरे मैं राष्ट्रपति छोड़ दूँ।
तो यहाँ जो पूरी एक स्वतंत्रता मिलती है ना, पूरी ब्यूरोक्रेसी पे पूरी लगाम और एक छत्र राज होता है, उसको कई बार गुरु भी ये पसंद नहीं करता कि शिष्य को ये अधिकार मिले। पर अब तो नायब सैनी जी इतने ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त हो गए हैं, लगता नहीं है कि कोई ताकतवर नहीं है रत्तीवर भी। आज भी सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, और आप देखना जिस दिन ये फॉर्म में आएंगे या थोड़ा सा अपनी सत्ता दिखाएंगे, उसी दिन निपटा भी दिया जाएगा। ये सिर्फ आप ये देखना, यहाँ पे चुटकुले सुनाएंगे, ये इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि अभी 3 महीने 4 महीने, पूरे जब तक ये रहेंगे चुटकुले ही सुनाएंगे। और कुछ डिलीवर होगा धरातल पे, उसकी उम्मीद बहुत कम है। नहीं, वो डिलीवर कर, बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। आप रोड मत बनाओ तब भी लोग आपको वोट देंगे, आप सीवरेज ठीक मत करो तब भी लोग पानी दे वोट देंगे, आपकी सड़कें खराब हैं तब भी पानी आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, पानी पीने का नहीं है तब भी वोट मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरियाणा में लास्ट के जो साल है, चुनावी साल, उसमें कुछ हजार नौकरियां निकाल दो और उसका रिजल्ट वेट में रख दो, बस। पूरे देश की राजनीति का ये डर रहा है, हरियाणा के आप कहीं भी चले जाओ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है लोगों को। विकास नहीं, उनको इमोटिव इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे पकड़ा दिए जाते हैं। कोई एक घटना जो है ऐसी हो जाए सांप्रदायिक, वो पूरे चुनाव कई का मित्र थे हमारे, वो कह रहे थे मुझे कल कि देखो बिना सिफारिश हमारे पड़ोस में ग्रुप डी में लड़का लग गया। मैंने कहा जी उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? बोले जी उसने एमएससी कर रखी थी और बढ़िया यूनिवर्सिटी से एमएससी था, उन्हें ग्रुप डी लगा। मैंने आपका बेटा क्या कर रहा है? बोले वो मेरे साथ वही अपने शोरूम पे ही बैठता है अपना काम। मैंने कहा आपने उसका ग्रुप डी का फॉर्म क्यों नहीं भरवाया? तैयारी करवा देते। बोले उतने तो मैं अपने नौकरों को देता हूँ। मैंने तुम ज़्यादा कमा रहे हो, तुम जिक्र भी नहीं करना चाहते अपने बेटे का, और पड़ोसी का बेचारा एमएससी लड़का ग्रुप डी में लग गया, तुम उसके गुण गाते फिर रहे हो। मतलब दूसरों के लड़के चपड़ासी रहे, तुम्हारे लड़के शोरूम खोलते रहे, तो ये सरकार बढ़िया है। बोले पारदर्शिता है इसमें। वो लोध और अभी कौन नौकरी सर, वो भी पता ये जो नैरेटिव सेट किया था ये तो बहुत प्रभावी रहा है। और लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में पैसे की एवज में नौकरी मिली है। मैं ये तो मान लेता हूँ कि हालांकि जो लैंड होल्डिंग है हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग कहते थे जिसने किला बेच दिया, किला बेच दिया तो बेचने का अगर एक बेच दिया तो मुश्किल से एक ही बचेगा, हालात ये हैं। और 70% से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, भूमिहीन है। तो वो अगर अतीत में नौकरियां पाते रहे तो उन्होंने क्या बेच के वो पैसे दिए होंगे? तो सोचना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए या सी के लिए कौन पैसे दे रहा था, और उसे कौन उसको लोन दे देगा इस काम के लिए। बट ये जो नैरेटिव बनाया था पर्ची खर्ची वाला, ये बहुत ज़्यादा इसने असर छोड़ा है, और कांग्रेस के पतन में इसकी बड़ी भूमिका रही है। अब देखना 2029 में किस तरह के नैरेटिव आते हैं, क्या क्या चीज़ें गढ़ी जाती हैं। तब तक सुनते रहो, कॉमेडी जारी। कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इसका भी महत्व ना कि देखिए अकबर को साथ साथ बीरबल को हमेशा याद किया जाता है। तो बीरबल मतलब मुगल काल में भी एक उस पात्र का महत्व था ना, तो अब भी चलेंगे बीरबल। अच्छा है, अच्छा है, सैनी जी को लगे रहना चाहिए। हैं? बाकी जो ज़्यादा बोलता है वो गलतियां भी ज़्यादा करता है। दोस्तों, जब हम किसी पद पे बैठे होते हैं तो बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। एक एक शब्द के 1000 मायने निकाले जाते हैं, और उन मायनों पे हमारा ये जो समाज है ये टिका हुआ है। तो सैनी जी के जो शुभचिंतक भी हैं, कोई जो भी अगर हमारा चैनल उनमें से कोई देखता हो, तो सैनी जी को ये बात पता होनी चाहिए कि हरियाणा जैसे प्रदेश पर आपको सबको साथ लेके चलना होता है। और आप ये सोचिए कि जिस जाति के बारे में संबोधन किया गया है रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में, अगर वो किसी और दूसरी जाति की बात करते तो
मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, ये काम तो मस्करे लोगों का होता है, तो उनके हवाले छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री को हमेशा आचरण ऐसा करना चाहिए जो बड़ा, उनको बड़े कद का दिखाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कल हमारी लोक कथा का दिन है, तो कल लोक कथा का एपिसोड भी आ जाएगा। और जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने साथी हैं दोस्ती को बनाए रखें, और जो आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं चैनल को, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।